हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो तक देखा था मेरे पार्ट सेकंड जो ऑडिटिंग का यूनिट है उसमें पार्ट सेकंड पे हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने अभी तक 182 नंबर क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अभी आपका ऑडिटिंग यूनिट से रिलेटेड 182 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैं मानता हूं उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इफेक्टिव बोलो तो 150 क्वेश्चंस कंप्लीटेड हो गए हैं। वैसे न्यूमेरिकल वाइज आए तो हम लोग 182 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे 183 नंबर क्वेश्चन। कथन असर्शन क्या बोलता है? असर्शन बोलता है आंतरिक लेखा परीक्षा का एक योग्य चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिटिंग करवाना आवश्यक है। हम लोगों ने देखा था कि इंटरनल ऑडिट ना कोई भी कर सकता है, वो प्रायकर ज्यादातर कंपनी के कर्मचारी द्वारा किया जाता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि कथन है ना, इसमें ये कथन इसने रॉन्ग दिया है, तो ये अपना असर्शन गलत है। कारण रीजन क्या बोल रहा है? यह प्रबंधन का एक उपकरण है, तो राइट है। इंटरनल कंट्रोल प्रबंधन का ही एक उपकरण होता है जो कि कंपलसरी नहीं होता है कंपनी के द्वारा, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के लिए हमें इंटरनल ऑडिट करवाना है। तो आपका रीजन करेक्ट है लेकिन असर्शन गलत है, तो इसका हमारा डी पॉइंट करेक्ट होता है। हम लोग डी पॉइंट के ऑप्शन में ये देख लेते हैं एनालाइज क्या किया हुआ है कि जो इसने दिया है कि दिया गया कथन एक ही आंतरिक लेखा परीक्षक एक योग्य चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा करवाना चाहिए, ये गलत है ये बोलना। लेकिन रीजन में ये दिया हुआ है कि ये प्रबंधन का एक उपकरण है जो कि करेक्ट है। दूसरे शब्दों में एक संस्था के हिसाब किताब की समय समय पर इसके वेतन प्राप्त कर्मचारियों द्वारा की गई जांच आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है। इस प्रकार आंतरिक अंकेक्षण से तात्पर्य एक ऐसे अंकेक्षण से है जिसमें व्यवसाय के लेखों की जांच एक ऐसे व्यक्ति या उसके कंपनी के स्टाफ द्वारा की जाती है जो स्वयं उस व्यवसाय की सेवा में नियुक्त है। इस प्रकार के अंकेक्षक उस संस्था में अंकेक्षक के रूप में कार्य न करके एज ए अकाउंटेंट कार्य करते हैं। इसके लिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है। 184 क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश किया जाता है। देखो मैनेजमेंट ऑडिट का कौन किसके द्वारा बोला जाता है? संचालक। देखो प्रबंध से रिलेटेड कोई ऑडिट होगा तो वो तो संचालकों द्वारा ही बोला जाएगा या प्रबंधकों द्वारा बोला जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। इसमें क्या एनालाइज दिया हुआ है? सामान्यतः प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश कंपनी के संचालक मंडल द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रबंध द्वारा संपन्न किए गए समस्त कार्यों गतिविधियों व उनकी स्थितियों का लेखा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि प्रबंधकों द्वारा की गई गतिविधियों व उसके स्थितियों का लेखा परीक्षा किया जाता है, जिसमें प्रबंध की कार्य कुशलता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि मैनेजमेंट कैसा कार्य कर रहा है। वो सब हमें किससे पता चलता है? प्रबंध लेखा परीक्षा से पता चलता है, मैनेजमेंट ऑडिट से पता चलता है। मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 185। किसी संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक जॉइंट स्टॉक कंपनी के बात कर रहे हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। कोई भी पर्सन संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक इंटरनल कंट्रोल के लिए कोई भी शिक्षा का अनिवार्यता कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, किसी संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक के लिए कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आंतरिक अंकेक्षण वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं चलता है, वो एज ए मैनेजमेंट के अंतर्गत चलता है। अपितु इसका प्रावधान संस्था की आंतरिक स्थिति तथा प्रबंध के निर्णय पर निर्भर करता है। अतः आंतरिक अंकेक्षण बनने के लिए उसको चार्टेड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल होना कोई आवश्यक नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 185 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं 186 नंबर के क्वेश्चन पे। जितना जल्दी हो सकता है, लेकिन सब कुछ कवर भी हो जाना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। अंकेक्षक को हटाने से संबंधित धारा कौन सी है? देखो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 140 सेक्शन 140 में ऑडिटर को हटाया जा सकता है, 139 में अपॉइंट किया जाता है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना था, इसमें 1956 का दिया हुआ है जो कि ऑप्शन अपना बी था। इसमें बी ऑप्शन था वो 1956, जब कंपनी एक्ट 1956 चलता था उस टाइम का क्वेश्चन है 2012 का। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद में हम लोग देखेंगे कि ऑडिटर को अपॉइंट तो किया जाता है अंडर सेक्शन 139 में, और ऑडिटर को
क्या बोलते हैं उसको, रिजाइन करवाया जाता है, उसको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है अंडर सेक्शन 140 में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये बी। इसमें लिख देंगे हम लोग धारा 140, ठीक है, इसमें हटाया जाएगा 140 में। क्वेश्चन नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 187 क्या बोल रहा है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान देना, क्वेश्चन की तरफ ये ध्यान देना चाहिए कि वो उसकी क्वेश्चन की पुष्टि करवा रहा है, मतलब सत्य करवा रहा है या असत्य। कई बार क्या होता है, हमें ऐसे लगता है कि वो सामने वाला करेक्ट आंसर के लिए पूछ रहा होगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि करेक्ट कौन सा नहीं है, उसमें भी अपन कई बार मार खा जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें पूछा है कि करेक्ट कौन सा नहीं है, वो ध्यान रखना है। अंकेक्षक अपनी नियुक्ति करने वाली कंपनी का नौकर नहीं होता, करेक्ट बात है। ऑडिटर इंडिपेंडेंट पार्टी रहता है, वो उसका एम्प्लॉय नहीं है। तो ये करेक्ट बात है। मैं इसको बोलूं कि ये बात इसने बहुत अच्छी बोली है, सॉरी, ये हो गया, सॉरी, करेक्ट। फिर अंकेक्षक अंशधारियों का एजेंट है, परंतु वे उन सभी नोटिसों के प्रति जो कंपनी द्वारा अंकेक्षक को दिए जाते प्रतिबंधित नहीं है, करेक्ट बात है। एज एजेंट की तरह कार्य करता है, क्योंकि वो अंशधारियों के लिए ही कार्य करता है, उनके लिए ही ऑडिट किया जाता है, उनको रिपोर्ट पेश करने के लिए ही ऑडिट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में जब ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो एजीएम के अंदर प्रेजेंट किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, और किसके समक्ष में, शेयर होल्डर के समक्ष में। सी पॉइंट क्या बोल रहा है, दशा, ऐसी दशा में जबकि रिटायर होने वाले अंकेक्षक के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति अंकेक्षक नियुक्त करना हो, तो इस इरादे का एक नोटिस अंशधारियों को कंपनी की सामान्य सभा की तिथि से कम 10 दिन पहले दे देनी चाहिए। ये बात करेक्ट नहीं है। ये मैं बताऊंगा कितने दिन पहले, पहले एक बार और देख लो। 1000 से अधिक का कंपनी के ऋणी का व्यक्ति कंपनी का अंकेक्षक नहीं हो सकता, ये बात करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा, ना कि करेक्ट। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि करेक्ट वे में है, लेकिन इसने पूछा ही गलत कौन सा है वो बताना था, तो सी पॉइंट गलत है। कंपनी के साधारण, देखो क्या होता है, यदि क्या बोलते हैं, ऑडिटर को हटाना हो तो 30 डेज बिफोर का उसको नोटिस देना पड़ता है, वो हम लोग देख लेते हैं। कंपनी के साधारण तथा अंकेक्षक की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा प्रत्येक एनुअल जनरल मीटिंग में होती है। सभा में नियुक्ति अंकेक्षक को कंपनी द्वारा सूचना नियुक्ति की 1 सप्ताह के अंदर देनी होती है। अपॉइंटमेंट के लिए उसको 1 सप्ताह के अंदर देनी रहती है। कंपनी से सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर उस अंकेक्षक को अपनी नियुक्ति स्वीकृत या अस्वीकृति की दोनों दशाओं में रजिस्ट्रार को लिखित में सूचना देना रहता है। देखो, शेयर होल्डर ने अपना काम कर दिया, एजीएम के अंदर उनको अपॉइंटमेंट के लिए दिया। अब क्या करना है, ऑडिटर को रजिस्ट्रार के पास में एक अपना कंसेंट देना है कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कंपनी की प्रपोजल को या रिजेक्ट कर रहा है। तो यदि वो एज ए ऑडिटर बनना चाह रहा है तो वो 30 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास में फाइल कर देगा, या फिर वो उस अप्रूवल को ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास में सूचना देना पड़ेगा। तो कितने दिन में स्वीकृति या अस्वीकृति देना पड़ेगा उसको, 30 डेज में। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं हम लोग। अंकेक्षक का प्रतिवेदन ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिट, कहां पे सबमिट किया जाना चाहिए, ये हम लोग बार बार देख रहे हैं कि एजीएम के अंदर शेयर होल्डर के पास में सबमिट होता है। तो कंपनी अधिनियम धारा 2272 के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक को कंपनी के अंशधारियों को निम्नलिखित रिपोर्ट देना चाहिए। उसके द्वारा अंकेक्षित खातों पर बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट और अन्य जो भी उसके नोट्स वगैरह रहते हैं वो सारे किसमें दे देने चाहिए, कौन देगा, ऑडिटर देगा, किसको, शेयर होल्डर को, एजीएम के पास में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, अंकेक्षक एक पहरी कुत्ता है न कि खूनी शिकारी, यह टिप्पणी किस मामले में की गई। ये देखो बार बार ये इस केस लो का उठा के क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस था आपके, मैं बोलूंगा आप लोगों ने बीकॉम किया था उसकी बुक के अंदर पीछे ही पीछे दिया रहता है केस लो जितने भी है। तो उसमें एक किंगस्टन कॉटन मिल का भी है, उसमें ये बात बोला गया था कि वो एक बोलते पहरी कुत्ते के समान है ना कि शिकारी कुत्ते के समान। तो ये किंगस्टन कॉटन मिल में ये बोला गया था। 190 क्या बोल रहा है, प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक जांच को प्रबंधकीय प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक जांच को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट को क्या कहा जाता है, प्रक्रिया की प्रबंधकीय प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक जांच को कहा जाता है मैनेजमेंट ऑडिट। निजी सीमित कंपनी का क्वेश्चन नंबर 191, निजी सीमित कंपनी का वैधानिक अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कर्तव्य बाधित है, किसको, ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इज ड्यूटी बाउंड टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू डायरेक्टर, किसको बाध्य है, डायरेक्टर को। डी पॉइंट कि कंपनी भले ही प्राइवेट हो भले ही पब्लिक हो, उसको कहां पे देना पड़ता है, एजीएम के अंदर। और आप लोग भी जानते हो प्राइवेट कंपनियों के अंदर एक दिखावे की एजीएम होता है, क्योंकि वो प्राइवेटली वो बोलते हैं ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें केवल बोला जाता है कि एजीएम के अंदर, काफी कंपनियों का तो एजीएम होता ही नहीं है, केवल पेपर के अंदर ही एजीएम दिखाया जाता है। तो आप लोग बोलोगे भले ही पब्लिक कंपनी हो भले ही प्राइवेट कंपनी हो, उसका एजीएम के अंदर ही रिपोर्ट सबमिट किया जाता है शेयर होल्डर के बीच में, क्योंकि ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। और मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जो डायरेक्टर होते हैं वो ही लगभग शेयर होल्डर भी होते हैं। वो लगभग बोल रहा हूँ, 100% की गारंटी नहीं होता है। यदि एक अंकेक्षक अपने कर्तव्य पालन में कोई ऐसा गलत कार्य करता है जिससे कि कंपनी को वित्तीय हानि हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, लापरवाही के लिए उसको दोषी ठहराया जा सकता है। कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण होता है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर द्वारा, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर ही ओनर होते हैं, वही डिसाइड करेंगे ना भाई कितना फी वगैरह देना है। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है किन किन के लिए, ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, ऑल प्राइवेट कंपनी के लिए, है, और सॉरी स्टैट्यूटरी ऑडिट अनिवार्य है किनके लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर, ये क्वेश्चन गलत है भैया, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट ना कंपल्सरी होता है किसके लिए, पब्लिक कंपनी के लिए भी होता है, ऑल प्राइवेट कंपनियों के लिए भी होता है, ऑल जॉइंट स्टॉक लिमिटेड के लिए भी होता है, लेकिन सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान ये नहीं होता है, ये रॉन्ग होता है। तो इसमें केवल एक ही आंसर गलत था जो कि डी पॉइंट था, लेकिन इसने क्या लिखा है कि भारत में सन 1913 की कंपनी अधिनियम के द्वारा पहली बार संयुक्त साझे वाली कंपनी के वैधानिक अंकेक्षण नहीं भाई, ऑल पब्लिक कंपनी ऑल प्राइवेट कंपनी सबके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी होता है, इन तीनों के लिए। इसने ऑप्शन ही गलत रखा, यदि इनका आंसर सही है तो, और नहीं तो इनका आंसर गलत है। द ड्यूटीज ऑफ ए ऑडिटर ऑफ ए प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म आर गवर्न बाय, एक साझेदारी फर्म के अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण कौन करता है, अंकेक्षक एवं फर्म के मध्य कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फर्म एंड ऑडिटर, तो साझेदारी फर्म में अंकेक्षण करना आवश्यक नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। यदि लिमिट क्रॉस कर गया तो उसको कंपलसरी किया जाता है। तो ना तो कंपनी एक्ट, ना तो पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड करता है, ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट करता है, ना ही इंडियन इनकम टैक्स करता है। कौन करता है उसका डिसीजन, उनका डिसीजन फर्म करती है, पार्टनरशिप फर्म करती है, और दूसरा ऑडिटर करता है। उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके माध्यम से ही होता है। मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ, प्रबंध अंकेक्षण का संबंध निम्न के सत्यापन से है। क्या सत्यापन किया जाता है इसके अंदर, रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, रिव्यू ऑफ द
मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर। देखो कंपनी की लाभदायकता से कोई लेना देना नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, और इनमें से डी वाला पॉइंट कोई करेक्ट है नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? सी, क्योंकि प्रबंध जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है उसके अंदर ये देखा जाता है, आलोचनात्मक व्याख्या की जाती है, प्रबंध का कैसे प्रोसीजर चल रहा है वो उसमें देखा जाता है। तो हमारा रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 197, अंकेक्षक एक बीमाकर्ता नहीं है, उसका कर्तव्य केवल उचित सावधानी पूर्वक व कुशलता पूर्वक कार्य करना है, यह निर्णय दिया गया था। कौन से केस में दिया गया था? आप बार बार देख रहे हो कि दो ही केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, एक तो किंगस्टन कॉटन मिल्स वाला और दूसरा लंदन एंड जनरल बैंक वाला। लंदन एंड जनरल बैंक वाले में कहा गया था कि अंकेक्षक है ना कोई बीमा करता नहीं है, वो 100% अकाउंट की शुद्धता की गारंटी नहीं लेता है, वो केवल अपना रिव्यू देता है कि ये ठीक है, ये अच्छा है, ये सही किया है, और उसका केवल यही कर्तव्य होता है कि वो बहुत ही सावधानी पूर्वक और कुशलता पूर्वक बड़ी इफिशियंसी से कार्य करे। और उसका ऐसे नहीं है कि वो इंश्योर है, 100% का गारंटर है कि आपका अकाउंट मैंने ऑडिट कर दिया तो आपका अकाउंट 100% सही हो गया, ये एक बात की गारंटी ऑडिटर का नहीं होता है। ये लंदन एंड जनरल बैंक के केस में न्यायाधीश ने दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 198, XYZ इज ए, सॉरी आपका हिंदी पढ़ के बता देता हूँ, हिंदी में क्वेश्चन आने वाला है ना। XYZ नाम की चार्टर्ड अकाउंट फर्म में 3 साझेदार पूर्णकालिक अंकेक्षण का कार्य करते हैं। किसी एक समय बिंदु पर कुल कितनी कंपनियों का फर्म अंकेक्षण किया जाता है? देखो 3 पार्टनर है, एक पार्टनर के लिए 20 कर सकते हैं, तो 3 के लिए कितना हो गया? 60 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 199, लागत अंकेक्षण की निम्न को प्रस्तुत किया जाता है। किसको प्रस्तुत किया जाता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट विद ए कॉपी टू द कंपनी, केंद्र सरकार को दिया जाता है कॉस्ट ऑडिट। फिर 200 नंबर का क्वेश्चन है, मींस सीरियल नंबर 200, एक कंपनी अंकेक्षक अपनी आख्या रिपोर्ट सबमिट, एड्रेस किसको करता है? अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? मेंबर्स को। नॉर्मली किसको सबमिट किया जाता है? मेंबर को, इसमें मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201, निम्न में से किसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है? गुडविल की, क्योंकि स्टॉक भी हम लोग देख सकते, छू सकते, प्लांट देख सकते, छू सकते, यूज टूल्स हम लोग देख सकते, छू सकते, लेकिन गुडविल को हम लोग, वो अमूर्त संपत्ति है, उसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो उसको फिजिकली हम लोग वेरीफाई भी नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा होता है 202, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226 3 संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्न व्यक्ति एक कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु अयोग्य है। कौन व्यक्ति अयोग्य है? देखो कंपनी का 1000 से ऊपर का डेटर नहीं होना चाहिए, तो कंपनी का ऋणी नहीं होना चाहिए, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय ऑफिसर वगैरह नहीं होना चाहिए, इनसॉल्वेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ये तीनों व्यक्ति कंपनी के ऑडिटर नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 203, इंटरनल कंट्रोल इज, इंटरनल कंट्रोल क्या है? आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण। तो क्या हो गया हमारा? होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल को क्या बोला जाता है? आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 204, एक सार्वजनिक कंपनी के अंकेक्षक की सामान्यतः नियुक्ति किया जाता है। एक पब्लिक कंपनी के को कौन करता है? शेयर होल्डर करता है जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। एक कंपनी के प्रथम अंकेक्षक किसके द्वारा हटाया जा सकता है? एक कंपनी के प्रथम अंकेक्षक को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर। देखो नॉर्मली क्या होता है, शेयर होल्डर द्वारा ही एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर को, तो वो ही हटाने के हकदार भी होते हैं।
206 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभी देखो इसमें पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है, तो हमारे पास में पहला ऑप्शन है, अंकेक्षण सभी व्यावसायिक संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं, भाई कंपलसरी नहीं है। अंकेक्षण खातों की पूर्ण सत्यता की आश्वस्त करता है, नहीं। अंकेक्षण खातों की गारंटी सत्यता की गारंटी नहीं देता है, अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है, ये करेक्ट आंसर। ऑडिटर ना तो ये बोलता है कि सभी जो बिजनेस कंसर्न है उनको कंपलसरी है, ना ही ये बोलता है कि 100% की एक्यूरेंसी की गारंटी है, ना ही उसके जो इसने ऑडिट किया है वो उसका बोलता है कि मैं 100% का गारंटर हूं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होता है। 207 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कंपनी के अंकेक्षक के द्वारा त्याग पत्र देने पर रिक्त स्थान की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। यदि कोई ऑडिटर है उसने रिजाइन दे दिया है तो उसका जो फुलफिल है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको ऑफिस है, उसका पद है, उसको कहाँ पे भरा जा सकता है, शेयर होल्डर द्वारा भरा जा सकता है, वो भी जनरल मीटिंग में। कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अंकेक्षण एक बीमा करता नहीं है, वो कर्तव्य है तो वो ये अपना लंदन एंड जनरल मेल, सॉरी सी अपना पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था, 5-10 मिनट पहले, तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक अंकेक्षण को यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी का लाभांश का भुगतान करती है प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर से, नहीं ये करना जरूरी नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ फॉर द प्रीसीडिंग ईयर, नहीं ये भी करना जरूरी नहीं है। टोटल ए एंड बी, ये भी नहीं है, तो डी पॉइंट इनमें से कोई नहीं है। कंपनी के लाभांश की दर व उसके वितरण तथा भुगतान को निर्धारित करने का दायित्व संचालक मंडल को होता है, अंकेक्षण का नहीं। अंकेक्षक ये डिसाइड नहीं करता है कितना डिविडेंड देना है, कितना नहीं देना है और कब देना है, ये सब कौन करता है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। इसलिए इस बात का निर्धारण नहीं कर सकता कि लाभांश चालू वर्ष के लाभों में दिया जाएगा या गत वर्ष के अवितरित, तो अंकेक्षक नहीं कर सकता। इसके लिए वो चालू और पुराने लाभों में से देना ये सब नहीं कर सकता। कंपनी सिविल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी ऑडिटर इज फॉर, कंपनी के अंकेक्षक का दीवानी दायित्व क्या होता है, लापरवाही पर। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा, 8 से 10 बार आ गया मेरे हिसाब से। फिर क्या है, एक कंपनी के एक्शन की नियुक्ति की स्वीकृति की लिखित सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर देना पड़ता है, दे देनी चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार यह अवधि 15 दिन हो गई है, ठीक है। एक व्यक्ति 10,000 रुपए के माल का 8,000 रुपए में अग्नि बीमा कराया, अग्नि से उसे 9,000 रुपए की मतलब क्लेम मिला, वह दावा कर सकता है कितने रुपए का। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए के माल का 8,000 रुपए में अग्नि बीमा करवाया, 10,000 का माल था लेकिन इंश्योरेंस कितने का करवाया, 8,000 का ही करवाया, अग्नि से उससे हानि हुई 9,000 रुपए की, तो अब वह दावा कितने का कर सकता है। देखो उसने कितने का कर दिया था, उसने 10,000 के माल को 8,000 में करवाया था, मतलब 80% माल का इंश्योरेंस करवाया था। अब 9,000 का लॉस हुआ उसको टोटल, तो 9,000 में से उसको 80% का ही क्लेम मिलेगा, क्योंकि उसने जितना माल था उतना पूरे का इंश्योरेंस नहीं करवाया, उसने केवल 10,000 में से 8,000 का ही करवाया, मतलब 80% माल का उसने इंश्योरेंस करवाया, तो जो भी लॉस होगा उसका 80% ही उसको क्लेम करने को दावा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होता है 7,200 का। क्वेश्चन नंबर 213, एक समय पर एक कंपनी का अंकेक्षक कितनी कंपनियों से अधिक का नहीं कर सकता, 20 कंपनियों से अधिक का नहीं कर सकता। अभी हम लोग ने देखा था कि एक फर्म में 3 पार्टनर थे और उनका मैक्सिमम वो 20 कंपनियां मिला के 60 कंपनियों का कर सकते थे, तो एक ऑडिटर के लिए कितना हो गया, 20 हो गया। फिर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंकेक्षण में संस्था की योजना एवं नीतियों का विस्तृत परीक्षण किया जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर किया जाता है कि कैसा क्या कार्य कुशलता चल रहा है, वो सब देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 215, लेखा परीक्षण कार्य प्रपत्र संपत्ति है, किस चीज का किसका है, भाई जो भी ऑडिटर का वो एविडेंस वगैरह है, वो चेकिंग वगैरह का जो भी उसके पास में असेट रहता है, वो किसका असेट है, वो है ऑडिटर का। उसके ऊपर ना तो कंपनी का अधिकार है, ना ही किसी कंपनी लॉ बोर्ड का अधिकार है। संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करने का भाग होता है
कहाँ पे कंपनियों की संपत्तियों की जांच करने का क्या बोला जाता है उसको? वेरिफिकेशन। क्या बोला जाता है उसको? वेरिफिकेशन करना। सत्यापन चिट्ठी में लिखी हुई संपत्ति और दायित्व की सत्यता की जांच करनी होती है, जो कि सत्यापन कहलाता है। यह संपत्ति के मूल्यांकन की जांच का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 217। 217 क्या बोलता है? प्रबंधकीय लेखा परीक्षण का अर्थ क्या होता है? देखो बार बार ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि प्रबंध तंत्र के उद्देश्य और नीतियों का विधिवत मूल्यांकन करना। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। इससे प्रबंधकीय कार्य कुशलता का ज्ञान होता है कि प्रबंध कैसे बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, नहीं कर रहा है। प्रबंधकीय लेखा परीक्षण का आदेश क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा आदेश दिया जाता है। मैनेजमेंट ऑडिट किसके द्वारा करवाए जाते हैं? किसके द्वारा ऑर्डर होता है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। आंतरिक नियंत्रण में शामिल क्या क्या होता है? इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा ये दोनों सही था तो दोनों को अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन सी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि भाई ए और बी यदि दोनों सही है तो आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कीजिए। तो हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 220 क्या बोल रहा है? लेखा परीक्षण रिपोर्ट का वर्ण विषय कंपनी अधिनियम की निम्न धारा में दिया गया है। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर गिवन इन द कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन कौन से में दिया गया है? 227 में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 221 क्या बोलता है कि लागत लेखा परीक्षण का कभी हुआ था? 1965 में हुआ था। तो ये आप करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 221 में एक कंपनी के अंकेक्षर का प्रतिवेदन निम्न को प्रस्तुत किया जाता है, शेयर होल्डर को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को वो रिपोर्ट, ऑडिटर का रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 223 क्या है? कंपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट आदेश निम्न तारीख से लागू होता है। कौन सी तारीख से लागू होता है? 1 जुलाई 1976 से। तो ऑप्शन नंबर अपना एक करेक्ट होता है। केंद्रीय सरकार द्वारा इसे 7 नवंबर 1975 को लाया गया है। एक कंपनी ने अपनी मशीन की बिक्री पर लाभ कमाया और उसे लाभांश के रूप में देना चाहती है। एक लेखा परीक्षक को क्या होना चाहिए? स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाभांश कभी भी इससे नहीं दिया जाएगा। मशीन की बिक्री पर अर्जित लाभ पूंजीगत लाभ होता है। लाभांश का वितरण सामान्य लाभ से किया जाता है। लाभांश का वितरण हमेशा जनरल प्रॉफिट से किया जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट से किया जाएगा, न कि कैपिटल प्रॉफिट से किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है कि उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऑडिटर को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कंपनी तो बोलेगी कि मेरे को मशीन बेचने से फायदा हो, मैं इसमें से लाभांश दे देती हूँ। नहीं, नहीं दे सकते आप। जनरल प्रॉफिट में से दो, जो कि आपके रूटीन के बिजनेस से आपने कमाया हो, उससे आप डिविडेंड दे सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 225 है, लेखा परीक्षण के कार्यों की प्रगति का अनुसरण, श्रवण एवं नियंत्रण करने के लिए लेखा परीक्षा को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ता है। लेखा परीक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण कार्यक्रम किसी संस्था विशेष के अंकेक्षण के संबंध में लिखित योजना होती है, जिसमें उसकी कार्य प्रणाली के विषय में पूर्ण विवरण होता है कि कैसे कैसे ऑडिट किया जाएगा। अंकेक्षण कार्यक्रम को जहां तक संभव हो लोचदार होना चाहिए, मतलब जहां पे उसको जरूरत पड़े, ऐसे नहीं कि लिख के लाए थे कि हमें इधर इधर का ऑडिट करना है, इस वे में ऑडिट करना है, लेकिन जैसे ही देखा कि किधर और भी गड़बड़ है तो हम लोग उसको थोड़ा सा वे चेंज कर सकते हैं। मींस हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग फैक्ट्री में ये मशीन चेक करेंगे केवल, मतलब इन मशीन का जो भी रिकॉर्ड है वो चेक करेंगे, लेकिन जैसे ही हमें उधर जाते ही पता चला इन मशीन के अलावा भी दूसरे मशीन में गड़बड़ हो सकती है, उनके रख रखाव मतलब मींस उनके अकाउंटिंग रख रखाव में भी गड़बड़ हो सकती है, तो हमें उधर भी उसमें भी करना चाहिए। तो ऑडिट प्रोग्राम को लोचदार होना चाहिए, लचीला होना चाहिए कि जब चाहे तब वो अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कॉस्ट ऑडिट इज नॉट नेसेसरी फॉर यूनिट इंगेज इन। किन कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? देखो मैन्युफैक्चरिंग को जरूरत होती है, यदि उनका लिमिट क्रॉस कर गया है तो खादान में काम करने वाली कंपनियों को होता है, प्रोसेसिंग कंपनियों को होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनियों को नहीं होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 227, किसी कंपनी का धारा 233 बी के अंतर्गत करवाना जाना, वर्तमान समय में किसी कंपनी का धारा 233 बी के अंतर्गत करवाया जाने वाला लागत लेखा परीक्षण केवल उनके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। किनके द्वारा किया जा सकता है? कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, इसका नाम अभी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया है, तो वो ध्यान रखना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 228, एक कंपनी लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट देता है, किसको देता है? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। वेरिफिकेशन, सत्यापन का तात्पर्य किससे होता है? एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकली एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट, संपत्तियों की भौतिक विद्यमानता तथा उनके मूल्यांकन की जांच करने के उद्देश्य से किया जाता है। लेखा परीक्षक के त्यागपत्र देने पर हुई रिक्ति को कौन भर सकता है? ये बार बार क्वेश्चन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, अंशधारी द्वारा किया जा सकता है एनुअल जनरल मीटिंग में। क्वेश्चन नंबर 231, लेखा परीक्षक जिसका अपने लेखा परीक्षण कार्य की प्रगति की टोह रखने तथा नियंत्रण के प्रयोग कर वह उपकरण क्या कहलाता है? ऑडिट प्रोग्राम। जस्ट अभी देखा ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और यही है कि संपत्तियों के मूल्यांकन, स्वामित्व, स्वतः अधिकार, विद्यमानता और अधिकार की जांच किससे किया जाता है? वेरिफिकेशन से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 233, मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू, प्रबंध के उद्देश्य प्रक्रिया व्यवस्थित मूल्यांकन करना ही, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे 234 नंबर क्वेश्चन। 234, कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा में किया जाता है? देखो, रेम्यूनरेशन का कौन सी धारा में किया जाता है? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में और 2019 टीजीटी में, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ये 224 बताया हुआ है, ये 1956 के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। तो यदि आपके क्वेश्चन में पुराना सेक्शन पूछे तो बता देना, नहीं तो न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अभी देखेंगे। और कहाँ कहाँ पे होता है कि देखो, प्रथम अंकेक्षक या आकस्मिक स्थान रिक्त की दशा में अंकेक्षक की नियुक्ति का पारिश्रमिक संचालकों द्वारा, यदि कोई प्रथम जो फर्स्ट ऑडिटर है या फिर कोई बोलते हैं ना आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है, उस टाइम पे यदि कोई नियुक्ति होती है ऑडिटर की, तो उसका पारिश्रमिक कौन डिसाइड करता है? संचालक द्वारा किया जाता है। जब अंकेक्षक की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है तो उसका पारिश्रमिक भी कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार। यदि अंकेक्षक की नियुक्ति धारा 619 के अंतर्गत भारत के कंट्रोलर मतलब सीएजी के द्वारा होती है तो पारिश्रमिक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, और अन्य सभी दशा में एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर द्वारा किया जाता है। तो कभी भी ध्यान रखना कि केंद्र सरकार यदि ऑडिटर को नियुक्त करे तो केंद्र सरकार उसका डिसाइड करेगी। और कई बार क्या होता है, फर्स्ट ऑडिटर एंड जो आकस्मिक रिक्त स्थान हो जाता है, मतलब ऑडिटर मर गया, कुछ भी हो गया, उसके स्थान पे यदि कोई नियुक्ति की जाती तो उसका पारिश्रमिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 235, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति के सत्यापन का अंग है? फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ असेट, वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यू, मतलब संपत्तियों की विद्यमानता का भौतिक सत्यापन और संपत्तियों के मूल्य का सत्यापन, ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो हमें ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सी में ये बोला गया कि ऊपर के ए और बी आपको सही लग रहे हैं तो आप ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कीजिए। सत्यापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक लेखा परीक्षक अपने आप को संतुष्ट करता है नगद बिक्री तथा उधार बिक्री के, नई मजदूर तथा वेतन, संपत्तियों दायित्व की शुद्धता के बारे में। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 237 है, राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वो कितने सालों के लिए किया जाता है? 6 सालों के लिए। लागत अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 238, कहां पे? लागत अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहां पे किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को।
माओ कारा 1988 लागू होता है, किस पे होता है? व्यापारिक कंपनियों पर। प्रबंध अंकेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मैनेजमेंट ऑडिट, अब ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा कौन सा सही है या नहीं है। प्रबंधकीय निष्पादन का मूल्यांकन करता है, ये करेक्ट है। यह वैधानिक उत्तरदायित्व होता है, ये भी करेक्ट है। यह सुनिश्चित करता है कि क्या नियंत्रण पर्याप्त या प्रभावी है, ये भी करेक्ट है। यह उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजना का मूल्यांकन करता है, ये गलत है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है, ये इसमें कुशलता देखा जाता है, मैनेजमेंट का कुशलता पूर्वक काम हो रहा है नहीं हो रहा है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अनुसार लेखा परीक्षक का अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है? अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट पर साइन कर सकता है, कंपनी की पुस्तकों, खातों एवं प्रमाणकों को देख सकता है, सूचना स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार रखता है, लेकिन वो करेक्ट एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, कोई किसी भी गलत विवरण को शुद्ध कराने का कार्य नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 242, कंपनी अंकेक्षक को हटाया जा सकता है शेयर होल्डर द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में। लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में देता है अपना ओपिनियन, कभी भी वो शुद्धता की गारंटी नहीं लेता है, वो केवल ओपिनियन देता है। ऑडिटर अपना केवल क्या बोलते हैं उसको, ओपिनियन देता है। वेरिफिकेशन में क्या क्या इंक्लूड है? वैल्यूएशन इंक्लूड है, एग्जिस्टिंग इंक्लूड है, ओनरशिप एंड टाइटल इंक्लूड है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 245, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट को और आकस्मिक ऑडिट को। एक तो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसके बाद में जब भी कोई ऑडिटर को अपॉइंट करना रहता है तो वो कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर, एनुअल जनरल मीटिंग में। लेकिन कभी आकस्मिक पद की रिक्ति हो जाती है तो उसको कौन फुलफिल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसको पारिश्रमिक भी तय कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाउ मेनी डेज फ्रॉम द रजिस्टर द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी टू बी अपॉइंटेड इन, ये देखो पुराना है तो इसमें 30 डेज का दिया रहेगा, 30 दिन के अंदर प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 247, प्रबंधक अंकेक्षण से आशय क्या क्या है? प्रबंधन के उद्देश्य एवं कार्यों की विधिवत जांच करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। मैनेजमेंट ऑडिट इंक्लूडेड, क्या 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 इंक्लूडेड है उसमें कि इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, प्रोप्राइट औचित्य अंकेक्षण। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, की आपको लग रहा है ए एंड बी करेक्ट है तो आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कीजिए, तो हमारा सी करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर। 249 क्या बोलता है? मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है, क्या कहलाता है? कोलेट्रल वाउचर, संपार्श्विक प्रमाणक। 250 नंबर क्या क्या बोलता है? वह कार्यकारी पत्र जिसमें लेखा परीक्षण कार्य का विवरण होता है, निम्न की संपत्ति होती है ऑडिटर की। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। अंकेक्षक मूल्यांकित नहीं है। द जजमेंट दैट एन ऑडिटर इज नॉट ए वैल्यूअर वाज गिवन इन, कौन से केस में दिया गया था? किंगस्टन कॉटन मिल्स में। कि भाई वो भौतिक रूप से अस्तित्व में है या नहीं है, ये नहीं बताएगा वो। अंकेक्षक एक है रखवाली करने वाले कुत्ते के समान, ये कौन से में दिया हुआ था? ये दिया हुआ था अपने केस फ्लो में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि मूल्यांकन सत्यापन का एक अंग है, सत्यापन मूल्यांकन का एक अंग है, मूल्यांकन का सत्यापन से कोई संबंध नहीं है, अंकेक्षक मूल्यांकन करता है। ऐसे कौन से ऑप्शन माना जाएगा हमारा कि मूल्यांकन सत्यापन का ही एक अंग है? वैल्यूएशन वेरिफिकेशन का ही एक पार्ट है। सत्यापन के अंतर्गत लेखा में जिक्र हुए मदों का मूल्यांकन एवं भौतिक अस्तित्व दोनों को सत्यापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 254, राय की मनाही की जाती है जब ऑडिटर अपनी राय बनाने में असमर्थ हो। कब मनाही की जाती है?
प्रबंध द्वारा रखे गए हिसाब किताब से असहमत हो। जब ऑडिटर को लगे कि प्रबंध द्वारा रखे गए हिसाब किताब सही नहीं है तो वो अपनी ओपिनियन नहीं देगा, डिस्क्लेमर देगा। विशेष अंकेक्षण के लिए सरकार आदेश दे सकती है, ये पुराना एक्ट के अकॉर्डिंग है 233A में जो भी अमेंडमेंट हुए उसके लिए आपको इसका अलग से एक छोटा आधा घंटे का वीडियो बना के बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चंस है। इसमें औचित्य अंकेक्षण सामान्य अपनाया जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अपनाया जाता है। अंकेक्षण के लिए आदेश दिया जाता है, प्रबंध अंकेक्षण के लिए आदेश कौन देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है। क्वेश्चन नंबर 258 अभी कंप्लीट होने में आ गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक कंपनी की दशा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण वैकल्पिक है, करेक्ट बात है। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है, सही बात है। चालू अंकेक्षण भी वैकल्पिक है और प्रबंध अंकेक्षण भी ऐच्छिक है, सही बात है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कॉस्ट ऑडिट इज ए कंपल्सरी इन, कौन सी कंपनियों में कंपल्सरी है? रिटेल बिजनेस में नहीं है, माइंस में नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर कंपल्सरी हो जाता है यदि वो उसके अंदर आ जाती है, फॉल कर जाती है क्राइटेरिया में। और 260 नंबर क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 260 में यदि संचालक मंडल प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर की जाती है। भाई कोई भी कारण से यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करता है तो उसका एनुअल जनरल मीटिंग में ही, जैसे एवरी ईयर करेंगे, नेक्स्ट में करते हैं अपने शेयर होल्डर, वैसे ही वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे यदि डायरेक्टर नहीं करता है तो। फिर वेरिफिकेशन रेफर टू, किसको रेफर करता है? वेरिफिकेशन संपत्तियों के भौतिक विद्यमानता तथा मूल्यांकन के परीक्षण को ही वेरिफिकेशन कहा जाता है। वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रॉन्ग बेसिस, गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन क्या कहलाता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहलाता है? गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन। अंकेक्षक को वस्तुओं का मूल्यांकन अंकेक्षण तकनीक के आधार पर करना चाहिए। अंकेक्षण तकनीक उन आधारभूत तरीकों को कहते हैं जिनके द्वारा एक अंकेक्षक साक्ष्य एकत्रित करता है और उसका मूल्यांकन करता है। यदि संपत्तियों का मूल्यांकन गलत आधार पर किया गया हो तो उसे एक सैद्धांतिक त्रुटि माना जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा। ये अपने होते हैं क्वेश्चन नंबर 262 तक कंप्लीट, और यहाँ पे ही हो जाता है हमारा सारे एमसीक्यू जो रिलेटेड टू ऑडिट से रिलेट है। आपके कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा वीडियो था कि आपको शायद 3 घंटे के अंदर ये सारा कुछ मिल गया है। आप 3 घंटे के वीडियो को थोड़ा सा स्पीडली सुन लो, 1.5 की स्पीड से सुन लो और 2 बार सुन लो तो आपका टोटल आपका 4 घंटे इसमें इन्वेस्ट होने वाला है। लेकिन इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप करेक्ट कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट के साथ में। मेरा दूसरा भी आप देखो इसी चैनल पे अकाउंटिंग का भी मैं वीडियो डाल रहा हूं, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड अपना क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी सारा मैंने अभी तक कंपनी से रिलेटेड और दूसरा पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी थे वो सारे इसके ऊपर डाल दिए हैं वीडियो, और मैं पूरे अकाउंटिंग को भी कवर कर दूंगा। और आपका मैं बोलता हूँ कि स्टेट्स में आपके नंबर कम आते हैं, स्टेट्स में काफी स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं क्वेश्चन को, तो हम लोग स्टेट्स से रिलेटेड भी जो भी पास्ट ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है उनके सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। इसी तरह के एक सेशन लेके आएंगे हम लोग, एमसीक्यू का सेशन, उसमें कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है 2 से 3 घंटे के बीच में हमारा टाइम इन्वेस्ट हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए, और मेरे हिसाब से मोर सफिशिएंट है। फिर भी आपको लगे आपके पास में टाइम ज्यादा हो तो आप जो
ऑडिट का बुक रहता है बीकॉम का, उसमें पीछे समरी दिया रहता है, उस समरी को एक बार रीड कर लेना, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, और आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।